हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा फिजिक्स का ये तीसरा लेक्चर है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस थर्ड लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी की पेज नंबर 3 का ये टॉपिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले पेज नंबर 2 तक का हो चुका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अच्छे से डिटेल्स में फिजिक्स पढ़नी है एनसीईआरटी की, तो आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इससे जोड़ें, ताकि हम और अच्छे से आपको जैसा आप चाहें वैसा वीडियोज़ हम आपको दे सकें। और हम आपके साथ बहुत मेहनत करना चाहते हैं और ईमानदारी से हम आपके लिए नए नए क्वेश्चंस भी लाना चाहते हैं और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना लेट किए हम लोग आगे एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, क्या है टॉपिक? ये है यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, यानी कि ये इस टॉपिक में इस जो नोट करके ये जो इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, ये हाईलाइट करने पर ये इसमें बताना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो मैग्नेटिज्म है, ठीक है, ये दोनों ही एक ही टॉपिक्स हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। किस तरह से इनका और इनका यूनिफिकेशन हो सकता है, ये एक दूसरे से ही रिलेटेड है, वह इसमें बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कह रहे हैं इन ओल्डन डेज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वेयर ट्रीटेड एज सेपरेट सब्जेक्ट। कह रहे हैं बहुत पहले जो होता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता था। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डील्स विथ चार्जेस ऑन ग्लास रॉड, कैटफर, बैटरीज, lightning, etc. While magnetism describe interaction of magnets, iron filings, compass needle, etc. ठीक है, ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद द चार्ज ऑन ग्लास। जो इलेक्ट्रिसिटी है वह क्या होती है, जैसा कि आपने पीछे पढ़ा कि किसी ग्लास रॉड पर चार्ज आ जाता है तो उससे रिलेटेड स्टडी करना, कैट फर पे चार्ज आ जाता है उसके कारण स्टडी करना, बैटरीज के कारण जो चार्ज होते हैं उसके कारण जो स्टडी करना, या लाइटनिंग के कारण जो चार्ज होते हैं उसके बारे में स्टडी करना, ये सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। ऐसे ही जो भी फिनोमेना आप पीछे अभी पढ़े हैं, अगर आपने नहीं जाना है अभी तक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो प्लीज़ हमारा प्रीवियस लेक्चर देखें, उसमें एनसीईआरटी के फर्स्ट 2 पेजेस में ये बताया गया है। ओके, वाइल मैग्नेटिज्म डिस्क्राइब इंट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट, आयरन फिलिंग, कंपास नेट। वहीं करें जो मैग्नेट है, मैग्नेट का मतलब जो पहले होता था उसका मतलब ये होता था कि दो मैग्नेट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, दो मैग्नेट का एक दूसरे को अट्रैक्ट करना और रिपेल करना ही मैग्नेटिज्म कहा जाता है। या आयरन फिलिंग हो गया, या आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों को, छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या होता था इधर उधर मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट करना भी मैग्नेटिज्म बोला जाता था। कंपास निडल है, जो कि आगे भी आप चैप्टर में पढ़ेंगे या 10th क्लास में पढ़े होंगे कि कंपास निडल का मतलब होता है कि एक ऐसा डिवाइस है जो कि कहीं भी मैग्नेटिज्म होने का आपको बताता है कि यहाँ पे मैग्नेटिज्म है या नहीं है। ठीक है, उसकी कन्फर्मेशन देता है ये कि मैग्नेट है या नहीं। इट इज इन 1820 डेनिश साइंटिस्ट ओस्टेड फाउंड दैट अ कंपास निडल इज डिफ्लेक्टेड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू अ वायर प्लेस्ड नियर द निडल। ठीक है, कह रहे हैं 1820 में डेनिश के साइंटिस्ट ओस्टेड ने ये पाया कि अगर हम एक कंपास निडल को, ठीक है, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करा के उसके पास लेकर के जाते हैं तो देखा गया कि उस कंपास निडल में एक तरह का डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, हाँ, एम्पियर एंड फैराडे सपोर्टेड दिस ऑब्जर्वेशन। कह रहे हैं एम्पियर और फैराडे ये दो साइंटिस्ट ने भी इनके इस ऑब्जर्वेशन को काफ़ी सपोर्ट किया बाय सेइंग दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। और साथ ही साथ ये कहा उस सपोर्ट में कि भाई जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वह जब मोशन में होता है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी शो करता है। यानी चार्ज अगर मोशन कर रहा है तो वो मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। यह इसके बाद पता चल गया जब ओस्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो। ठीक है, उससे पहले दोनों को अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब ये हो गया कि नहीं, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, ओके, एंड मूविंग मैग्नेट्स जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी कह रहे हैं और जो मूविंग मैग्नेट है, और दूसरी बात कह रहे हैं अगर मैग्नेट को हम मूव कराएं तो वह इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकता है। यानी अगर चार्ज किसी वायर में मूव कर रहा है, यानी करंट मूव कर रही है, तो मैग्नेट जैसा बिहेव करेगी, और अगर मैग्नेट मूव कर रहा है तो वह करंट जैसा बिहेव करेगा। यानी अभी ये 2 एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हो गया। एक को ओस्टेड ने किया था, ओस्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि
कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराएंगे तो उससे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। और आगे चल के फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि अगर मैग्नेट को मूव कराएंगे तो उससे करंट प्रोड्यूस हो जाती है। इस तरह से अब दोनों अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में नहीं देखे जाते, बल्कि दोनों एक दूसरे से ही आते हैं, ऐसा यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हो चुका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द यूनिफिकेशन वाज अचीव्ड व्हेन द स्कॉटिश फिजिसिस्ट मैक्सवेल एंड द डच फिजिसिस्ट लॉरेंज पुट फॉरवर्ड अ थ्योरी वेयर दे शोड द इंटरप्रिडेंसेस ऑफ दीज टू सब्जेक्ट। मतलब कह रहे हैं ये यूनिफिकेशन जो है कि दोनों एक जैसे ही हैं, यह तब ज़्यादा प्रूफ हो गया जब स्कॉट के फिजिसिस्ट मैक्सवेल ने और डच के फिजिसिस्ट लॉरेंज ने आगे ये बताया, एक थ्योरी दी जिसमें उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि इंटरप्रेटेंस ऑफ दीज टू सब्जेक्ट, कि ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड हैं। उन्होंने एक थ्योरी में इन दोनों चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट हैं ऐसा दिखाने की भी कोशिश की है। ठीक है, वह थ्योरी कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आगे चल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पता लगा और जिसमें इन्होंने ये प्रूव करके ये दिखाने की कोशिश की है कि देखिए कैसे इलेक्ट्रिक मैग्नेट में बदल रहा है और मैग्नेट जो है वह इलेक्ट्रिक में। ओके, आगे मोस्ट ऑफ द फिनोमिना अक्योरिंग अराउंड अस कैन बी डिस्क्राइब्ड अंडर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कह रहे हैं बहुत सारी फिनोमिना है जो हम अपने आसपास देखते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के द्वारा समझ सकते हैं। वर्चुअली एवरी फोर्स दैट वी कैन थिंक ऑफ लाइक फ्रिक्शन, केमिकल फोर्स बिटवीन एटम्स holding the matter together, and even the forces describing process occurring in cells of living organism have the origin in electromagnetic force। वो कह रहे हैं वर्चुअली, अगर वो कह रहे हैं कि अगर वर्चुअली देखें मतलब एक अलग तरीके से हम देखें, रियल में तो नहीं लेकिन फिर भी अगर हम एक तरह से सोचें तो जो जितने भी फोर्सेस हैं, चाहे लाइक फ्रिक्शन फोर्स हो या एटम के बीच लगने वाला केमिकल फोर्स हो जिसके द्वारा एटम से जुड़े हुए हैं, या मैटर जिस फोर्स के द्वारा बंधे हुए हैं, ठीक है, ये सभी फोर्सेस, या फिर हम लिविंग सेल्स में देखेंगे जो सेल्स के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं, इन सभी का ओरिजिन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही है। ये फोर्स कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के द्वारा ही प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि वहाँ पे भी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही देखने को मिलता है। देखते हैं ह्यूमन बॉडी में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट है ही, ठीक है, तभी तो एमआरआई वगैरह हो पाती है जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। कह रहे हैं और साथ ही साथ क्लास 11th में आपने पढ़ा ही होगा, क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में जो फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बताया गया था उसमें ये था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक तरह का फंडामेंटल फोर्स होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है वो फंडामेंटल फोर्स है। ठीक है, फंडामेंटल फोर्स क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में आपको क्लास 11th में बताया गया था, आपने नहीं पढ़ा तो क्लास 11th के वीडियो को एक बार जरूर देखें। ठीक है, आगे मैक्सवेल पुट फोर्थ 4 इक्वेशंस दैट प्ले द सेम रोल इन क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एज न्यूटन इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशनल लॉ प्ले इन मैग्नेटिज्म। आगे कह रहे हैं कि मैक्सवेल ने आगे 4 इक्वेशंस दिए, किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, उसको लेकर के मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस बताए हैं कि देखिए किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से रिलेट करती है। इसको लेकर वो 4 इक्वेशन देते हैं जिसको मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इक्वेशन के नाम से जानते हैं। कह रहे हैं ये इक्वेशन उसी तरह से काम करते हैं जैसे न्यूटन का इक्वेशन मोशन में काम करता है और ग्रेविटेशनल लॉ में काम करता है मैकेनिक्स के अंदर, जो आप क्लास 11th में पढ़े। ठीक है, मैक्सवेल का जो इक्वेशंस है वो आगे हम लोग इसी बुक के लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे भी, बस वो बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के यूनिफिकेशन के क्लैरिफिकेशन के लिए मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस भी दिए हैं। ठीक है, जिसमें ये दिखाया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक दूसरे से रिलेट करता है। मतलब जैसे न्यूटन का इक्वेशन नहीं बताया गया है बेटा कि v इज इक्वल टू, आपने देखा होगा दिया गया v इज इक्वल टू u प्लस at, इस तरह से 3 इक्वेशन दिए गए हैं जिसमें ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये है ना एक दूसरे से रिलेट कर रहा है मोशन में। उसी तरह से मैक्सवेल ने जो 4 इक्वेशन दिए हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से रिलेट करता है। ठीक है, और वह एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इस तरीके से भी वहाँ पे वो दिया गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इस तरह से मैक्सवेल इक्वेशन बता रहे हैं, उन्होंने दिया है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को और क्लैरिफाई करता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से रिलेट करता है और अच्छे से उसको उन्होंने क्लियर किया हुआ है। ही आल्सो आर्ग्यूड दैट लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर एंड इट्स स्पीड कैन बी फाउंड बाय मेकिंग प्योरली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मेजरमेंट्स। आगे वह इस बात को लेकर भी आर्ग्यू कर रहे हैं कि लाइट भी एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर रखती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर इस बिहाफ पे रखती है क्योंकि उसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और साथ ही साथ कह रहे हैं जो लाइट की स्पीड है
वह कुछ इस तरीके से है कि जैसे बाय मेकिंग प्योरली इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मेजरमेंट, जिस तरह से प्योर अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मेजरमेंट करें, मतलब जैसे कि आगे इन्होंने दिखाया हुआ है अपने लास्ट वाले चैप्टर में भैया कि जैसे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट के बारे में, आगे अभी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एक कांस्टेंट आता है लाइक जैसे जिसको हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहेंगे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और आगे मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे जिसको हम लोग परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेट के फील्ड में तो उसको म्यू नॉट कहेंगे। इन दोनों को रिलेट करके निकाला जाता है तो ये स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आता है, जो कि आप पढ़ेंगे आगे चल के, और वो आएगा, एक मिनट, कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, C = 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जहाँ पे म्यू नॉट क्या है, ये म्यू नॉट को हम लोग कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, स्पेस। और जो एप्सिलॉन नॉट है उसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ते हैं, और ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁻7 और इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की 8.85 × 10⁻12, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ रख के सॉल्व करते हैं, ये दोनों ही म्यू नॉट की वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ रख के सॉल्व करते हैं तो ये लगभग C के इक्वल आता है। तो ये म्यू नॉट जो है वह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है, एप्सिलॉन नॉट जो है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरह से वो बताते हैं कि ये दोनों कंबाइंडली इफेक्ट जो है वो लाइट की स्पीड के बराबर देते हैं, इसलिए वो लाइट को भी कहते हैं कि लाइट भी एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर रखती है, यानी लाइट भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से कहीं अलग नहीं है। एक तरह से जो लाइट है, जो ऑप्टिक्स है, वह भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से घनिष्ठ मित्र की तरह वह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिक्स फील्ड से ही संबंध रखती है, वहीं उसी के द्वारा ही ओरिजिनेट होती है, ऐसा बताते हैं। यानी तीनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं, यानी कि लाइट भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उसमें भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग आगे चलिए देखते हैं, आगे क्या है कि नेचर एंड स्पीड हो गया, ठीक है। ही क्लेम दैट द साइंस ऑफ ऑप्टिक्स इज इंटीमेटली रिलेटेड टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो फाइनली वो कहते हैं कि इस तरह से उन्होंने बताया कि जो साइंस का ऑप्टिक्स है वह भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म से पूरी तरह से संबंध रखता है और उसी से वो ओरिजिनेट है, ठीक है। द साइंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। कह रहे हैं जो आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आज की जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है, ठीक है, वही आज की टेक्नोलॉजी का फाउंडेशन है। आज की टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से ही चलती है। इलेक्ट्रिक पावर जैसे लाइक टेलीकम्युनिकेशन देख लीजिए, रेडियो देख लीजिए, टेलीविज़न देख लीजिए, या फिर और भी ऐसी वाइड वैरायटी हैं जो कि आप देखते हैं पूरी तरह से कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही रिलेट करती हैं, ठीक है। यूज्ड इन द डेली लाइफ एज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस साइंस, ठीक है। although charged particle in motion exert both electric and magnetic forces, ठीक है। वही कह रहे हैं कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं अगर मोशन में हैं तो वह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही फोर्स लगाते हैं। भाई ऊपर पढ़ा ही ना हम लोगों ने कि चार्ज अगर रेस्ट में है तो वह इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, चार्ज अगर मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। यानी अगर चार्ज मोशन में है, जो चार्ज है वो अपनी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक वाली तो शो करेगा ही, और साथ ही साथ अब मोशन में है तो मैग्नेटिज्म भी शो करेगा। इस तरह से मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेयर ऑल द चार्जेस आर एट रेस्ट द फोर्स आर प्योरली इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कह रहे हैं अगर कोई चार्ज केवल और केवल रेस्ट में ही है, एक ऐसी जगह हम स्टडी कर रहे हैं जहाँ पर चार्ज रेस्ट में ही रखा हुआ है, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, वहाँ मैग्नेटिज्म वर्क नहीं करेगा, ठीक है। यू नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज, यहाँ पे लॉन्ग रेंज है तो हमको लगता है यहाँ शॉर्ट रेंज होना चाहिए, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज लॉन्ग रेंज फोर्सेज इज, ठीक है, इट इफेक्ट्स इज फेल इवन व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द इंटरेक्टिंग पार्टिकल इज वेरी लार्ज। ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, और जैसा कि आप जानते हैं कि इसको काफ़ी दूर से भी महसूस किया जा सकता है अगर दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो भी, ठीक है। द इफेक्ट उसके बाद वेरी लार्ज बिकॉज द फोर्स डिक्रीजेस। और ग्रेविटेशनल फोर्स की बात आप जानते ही हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स में एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, यानी जितना ज़्यादा डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे फोर्स उतना कम होता है। इसके बावजूद भी मास बहुत ज़्यादा होने से ये दूर से भी महसूस किया जा सकता है, पास आने पे बहुत स्ट्रांगली ये अटैच्ड हो जाता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, हाँ। वी विल लर्न इन दिस चैप्टर
द इलेक्ट्रिक फोर्स इज आल्सो परवेसिव एंड इज इन फैक्ट स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल। ठीक है बेटा, तो परवेसिव मतलब होता है फैलने वाला, तो उस तरह से कह रहे हैं वी विल लर्न इन दिस चैप्टर द इलेक्ट्रिक फोर्स इज आल्सो परवेसिव एंड इज इन फैक्ट स्ट्रॉन्गर देन। कह रहे हैं आगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी मतलब एक्सपेंस करने वाला है, बहुत ज़्यादा फैलाव वाला है, कि वो भी उसका भी एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस से भी उसको महसूस किया जा सकता है। अब इसको भी पढ़ेंगे। और कह रहे हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स से काफ़ी स्ट्रॉन्गर होता है। इस बात को तो आप क्लास 11th में पढ़ चुके थे जी। क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में ही बताया गया है कि ये इससे कितना ज़्यादा होता है, कितना कम होता है। आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर। ठीक है, इस चैप्टर में भी आगे आप कंपैरिजन करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से कितना कम है या कितना ज़्यादा। ओके, चलिए ये तो था ये। अब आगे हम लोग इस चैप्टर में कंप्लीट रूप से चार्जेस और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो एक हाईलाइट जो इन्होंने किया था उसको हमने आपको आज बता दिया। अब हम अगले वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, और बताएंगे आपको इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में, कि जो कि एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को डिटेक्ट करने के काम में आती है। कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है उसको ये डिटेक्ट करने के काम में आती है इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्कोप की बात करेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी अच्छी रखें, और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सपोर्ट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।